हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आपका मैथ्स ओलंपियाड का टीचर हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये हमारे ओलंपियाड की कंप्लीट टीम है जो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती है और आप लोग के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है ओलंपियाड की वो हम लोग सब लोग मिलकर बना रहे हैं। आप मैथ्स ओलंपियाड हो, इंग्लिश ओलंपियाड हो, आपका जीके ओलंपियाड हो, आपका साइंस ओलंपियाड हो, ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट जो है मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन वहां से कर सकते हैं और हम लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो और हम इसीलिए हर वीडियो को इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं, हम होंगे कामयाब। मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th तक कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज और इवन मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो है कंप्लीट वीडियोस जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर द्वारा जो है वो दिया जाता है। सो आप लोग प्लीज वहां से अपनी पढ़ाई करिए और आप साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये जरूर बताइए। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 वीडियोस देखने के बाद या 2 फ्री वीडियोस देखने के बाद कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहां पर 100% जो कोर्स है वो फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। सो प्लीज आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से वीडियोस देखिए और चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो जो है हमारा डीपीक्यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट जो है इस पूरे चैप्टर को समझ लिया था कि हमारे लीनियर इक्वेशन में कैसे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यूनिक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कैसे यहां पर हमारे जो है सॉल्यूशंस बनते हैं और उसका पूरा थ्योरी हमने समझा था। और थ्योरी में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजें और साथ ही साथ मैंने आपको पूरे एग्जांपल्स भी करा दिए थे कंसिस्टेंसी के, इनकंसिस्टेंसी के, और जो मैंने आपको 3 टाइप के सॉल्यूशंस बताए थे, यूनिक, हमारा नो सॉल्यूशन और हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डीपीक्यू का पहला क्वेश्चन और होप आप लोगों ने इस पूरा डीपीक्यू को लगा लिया होगा। और डीपीक्यू जो है आप हमेशा जो भी वीडियोस देखते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से डीपीक्यू के क्वेश्चन जरूर लगाइए। लगाने के बाद ही ये सोल्यूशन वीडियो देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। आप डायरेक्टली देखेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ द इक्वेशन 4x + 7y is equal to 10 and 10x plus ky is equal to 25। मुझे यहां पर दिख गया, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर k दिया हुआ है और ये जो k है ये k मेरे को अननोन वैल्यू दिख रही है। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने सीखा हुआ था कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती थी। जब कोइंसिडेंट की बात करते थे तो 2 लाइन जब पैरेलल होती थी तो वो दोनों लाइन क्या कहलाती थी, कोइंसिडेंट। सॉरी, ये दोनों, जब मैंने उल्टा बोल दिया है, जब दोनों ये जो लाइन अगर दूर दूर होती थी तो क्या होता था, हमारा नो सॉल्यूशन। लेकिन जब ये लाइन शिफ्ट होने लगती थी और शिफ्ट होके क्या हो जाती थी, शिफ्ट होके ओवरलैप हो जाती थी, ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ जाती थी, तो ये क्या हो जाता था, कोइंसिडेंट। सो ध्यान से देखिए, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी जा रही है। दैट मींस ये y का कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और आपको पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2 इस वाली कंडीशन में कोइंसिडेंट की। सो मैं तो क्या करूंगा, मुझे तीनों की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी 2 को पिक कर लूंगा और वहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने जैसे ही देखा कि b1 आपका 7 है, b2 आपका k है जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c1 आपका 10 है, ये आपका 25 है, मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा, 5 2 10 हो गया, ये 5 5 25 हो गया, k का वैल्यू जो है 5 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 35/2 आ गया। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है, 10 to 20 सेकेंड्स, दैट्स इट। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर b1 b2 और c1 c2 को, या आप a1 a2 और b1 b2 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से पिक करके जो है यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बस क्या ध्यान रहना चाहिए, अगर हमको ये ध्यान है कि कोइंसिडेंट वाली कंडीशन क्या है, क्योंकि कंडीशन से ही तो इक्वेशन बनेगी। आपको कंडीशन अगर क्लियर है तो आप इक्वेशन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया है, 35/2। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए स्टार्टिंग में मैं थोड़े इजी क्वेश्चन लूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। आप आखिरी के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ओके ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अचीवर सेक्शन होता है वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि एवरीडे मैथमेटिक्स जो है वहां पर स्टोरी प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह में क्या रहता है, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपके लॉजिक्स को चेक किया जाता है, आपके मैथमेटिकल नॉलेज को चेक किया जाता है। ठीक है, सो 3 वेराइटीज है आपके पास, अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं कभी कभी। अगेन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन हमको दे रखी है और
इनकंसिस्टेंसी की बात हो रही है, और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल कब होती थी, याद करिए कि ये तो इक्वल होता था, ये तो इक्वल होता था, बट C1 और C2 जो है वो इक्वल नहीं होता था, बस इतना ही तो अंतर था। हमारा k कहाँ पर गिवन है, हमें तो y के पास गिवन है, मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो a1 a2 और b1 b2 तो भैया इक्वल ही होंगे, और ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन से थोड़ी ना मुझे k की वैल्यू मिलेगी, मुझे तो वैल्यू पता लगानी है कि क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ी पता लगानी कि नॉट इक्वल टू। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, दिस इज माई 4, दिस इज माई 2 इज इक्वल टू, दिस इज 6 एंड दिस इज k। 2 2 4, ये कैंसिल हुआ, k का वैल्यू देखिए 3 आ गया है, और अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे 3 हमारा आंसर है। अगेन 10 to 20 सेकेंड का क्वेश्चन। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को तो हमें बहुत स्पीड से करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे ही लेंगे, और वो लेंगे तो हमें हमारे पास जो टाइम इन क्वेश्चन से बचेगा हम इन क्वेश्चंस को जो है वहाँ पर लगाएंगे। सो टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बनने से काम नहीं होगा, क्वेश्चन मिनिमम टाइम में बनना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, आपको सबसे आगे रहना है, आपको आपकी रैंक अच्छी लानी है, तो आप लोगों को जो है मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन आता है उससे काम नहीं चलेगा, फास्ट सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखिए डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया है और सम की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं ए बी नंबर बोलता हूं तो जो सम होता है वो 11a + b होता है, और ये जो भी सम आएगा वो अगर यहाँ पर गिवन है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 154। ये मैंने आप लोगों को डिजिट्स वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। अगर कोई नया व्यक्ति डीपीक्यू का सॉल्यूशन देख रहा है तो वो थ्योरी जरूर देख ले, वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि जब सम और डिफरेंस की कहानी आती है तो वहां पर जो है हम यहाँ पर सम को इस तरीके से लिखते हैं 2 डिजिट नंबर, और उसको रिवर्स करके जो नंबर बनता है उसका सम, और उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम लिखते थे 9a - 9b। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सो यहां पर अगर मैं 11 से इसको कैंसिल कर दूं तो 11 1 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a + b = हो जाएगा 14। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए कि a और b की वैल्यू 14 आ रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 4, इफ द डिजिट डिफर बाय 4 दैट मींस कि भैया a - b जो है वो 4 के बराबर होगा, a - b जो है वो 4 के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर अगर इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2a = 18, a का वैल्यू हो गया 9, जैसे a का वैल्यू 9 मैंने यहां पर पुट किया, b का वैल्यू आ गया आपका 5। दैट मीन्स मुझे जो नंबर है ए बी वो क्या मिल गया, 95। एंड आप 95 देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है। बट एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना के नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करेंगे। बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लॉजिक्स भी डेवलप करेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है एंड द डिजिट डिफर बाय 4, तो ये इजी थोड़ा दिख रहा है कि डिजिट में डिफरेंस 4, तुरंत देखा 9 - 5 4, 7 - 3 4, 8 - 4 4, 6 - 2 4, सब में 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि भैया डिजिट और उसको रिवर्स करने के बाद 154 आता है। सो मैं क्या करूंगा कि ये जो 95 है, 95 में उसको उल्टा करके ऐड कर दूंगा, 73 में उसको उल्टा करके ऐड कर दूंगा, 7 3 10 हो रहा है, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, हमें तो 154 चाहिए, ऑप्शन कैंसिल। 84 और 48, 8 और 4 12 होता है, हमारा तो 4 चाहिए यूनिट डिजिट, कैंसिल। पूरा एडिशन करने की भी जरूरत नहीं है, 62 और 26 ऐड किया, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, कैंसिल, क्योंकि मुझे तो 4 चाहिए। 9 और 5 14 होता है, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, ओके दिस इज माय आंसर। अगेन 10 सेकेंड्स, दैट्स इट। इक्वेशन नहीं बनानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग ऑप्शंस यूज करेंगे और ऑप्शन को यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने अगेन हर क्वेश्चन को मैं इक्वेशन से सॉल्व करूंगा ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि भाई अगर ऑप्शन नहीं समझ में आए तो आप कम से कम इक्वेशन से तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल पहले की कंडीशन है, मतलब पास्ट की कंडीशन बता रहा है कि फादर की एज वॉज 7 टाइम्स हिज सन एज। सो जो फादर है भैया ये सन है, और जब हम बात करते हैं तो एक हो जाता है आपका पास्ट, एक हो जाता है आपका प्रेजेंट, और ये हो जाता है फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर मैंने बोला कि सन की एज अगर x है, ठीक है, और इसकी एज अगर y है, ध्यान से देखिए हमें कंडीशन कहाँ की गिवन है, हमें 5 साल पहले की कंडीशन गिवन है। हमेशा ध्यान रखना जहाँ की कंडीशन गिवन होती है हम वेरिएबल वहीं पे एज्यूम करते हैं ताकि हम वहाँ पर रिलेशन आसान बना पाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि यहाँ पर आप जब भी वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो वेरिएबल वहां पर एज्यूम करेंगे जो पहली कंडीशन गिवन है। 5 साल पहले की कंडीशन गिवन है, मतलब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि 5 साल पहले की यहां पर कंडीशन गिवन है -5, और वहां पर बोला जा रहा है कि फादर की एज जो है वॉज 7 टाइम्स हिज सन एज, तो मुझे एक ही वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा सन, और उसका 7 टाइम्स है तो ये हो गया 7x। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज प्रेजेंट से 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद। देखिए 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज प्रेजेंट से 5 साल आगे जाना है, 5 साल आगे जाना है मतलब हमें यहां जाना है। ठीक है, और कितने साल जाना है, 5 ईयर जाना है तो +5 जाना है। द फादर एज विल बी थ्राइस द सन एज, इससे ये जो है 3 टाइम्स रहेगा। सो मुझे ये पता लगाने के लिए ध्यान से देखिए 5 साल इधर 5 साल इधर, 10 साल नीचे उतरना पड़ेगा, और 10 साल नीचे उतरना है मतलब ये हो जाएगा 7x + 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो ये 7x + 5 होगा और ये x + 5 होगा। आप देखिए 5 का डिफरेंस हो गया। हमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x और 7x की वैल्यू आई और वही मार्क कर दिया, ये नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, प्रेजेंट एज पूछिए, पास्ट एज पूछिए या फ्यूचर एज पूछिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फिर से सुन लीजिए प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको जो पहली कंडीशन दी हुई है आपको वेरिएबल उसी के हिसाब से एज्यूम करना है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। फिर अगली जो कंडीशन दी है, जहां पे भी कंडीशन दी है आप उसको उठा के वहां तक पहुंचिए। इससे क्या होगा, आपको मिनिमम वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़ेंगे। क्या होगा, नहीं तो आपको अगर प्रेजेंट की कंडीशन दी नहीं थी, आप यहां पर वेरिएबल एज्यूम करते तो आपको x और y एज्यूम करना पड़ता। अननेसेसरली एक से ज्यादा वेरिएबल क्यों हम एज्यूम करें जब जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास रिलेशन जो है वो कहां पर बनाने को दिया हुआ है कि ये इसको हमें 3 टाइम्स करना है। ये वैल्यू 3 टाइम्स है, तो अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 7x + 10 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x + 10 के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो उससे ट्रिपल थी। 7x + 10 इज इक्वल टू 3x + 30, माइनस किया 4x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 मिली, मुझे प्रेजेंट एज निकालनी है, मैंने यहाँ पर 5 पुट किया तो सन की एज आ गई आपकी 10, और फादर की एज जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 पुट किया, 7 5 से 35 + 5 कितना आ गया, 40। सो फादर्स एज इज 40 ईयर, सन्स एज इज 10 ईयर। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये गिवन है। सो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। बट अगर मान लीजिए मुझे ऑप्शन से करना होता तो मैं कैसे करता। अगर मुझे ऑप्शन से करना होता इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 साल पहले, और हमें क्या बोला है कि पूछा क्या गया है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो ये हो गई प्रेजेंट एज। ध्यान से देखिए ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें फादर एज पहले बोला गया है, तो फादर एज जो है वो यहां पर बड़ा होना चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। हमारे पास ए, सी और डी 3 ऑप्शन है, इसमें हमें चेक करना है। प्रेजेंट एज पूछी गई है तो ये प्रेजेंट एज है। 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब ये जो भी ऑप्शन है इससे हमें 5 साल पीछे जा रहे हैं। तो ये 35 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 25 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। और उसने ये बोला कि 5 साल पहले फादर की एज 7 टाइम्स होगी सन की एज से। तो ध्यान से देखिए कि कहाँ पर जो है
ये 7 टाइम्स है, तो दिख रहा है ए ऑप्शन में 7 टाइम्स है, 5 7 35, सीधा आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगेन 10 to 20 सेकंड्स का क्वेश्चन, ये पूरा करने पर 1 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो 10 या 20 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या ध्यान दिया कि ये जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है, जो पूछा है वही आंसर होगा। प्रेजेंट एजेस गिवन थी, कंडीशन 5 साल पहले की थी, प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो सबको 5-5 कम कर दिया, देन यहां पर रिलेशन किया कि 5 7 जा कितना 35। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से विद इन 10 to 20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:7, दोनों नंबर जो हैं वो 2:7 के रेशियो में है। 2:7 का रेशियो जब होता है तो ध्यान से देखिए कि वो दोनों नंबर, फॉर एन एग्जांपल एक नंबर x है, एक नंबर y है, दे आर इन रेशियो 2:7, तो मैं x को बोल सकता हूँ कि वो 2k के फॉर्म में होगा और y जो है वो 3k के फॉर्म में होगा। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो हम कोई ना कोई नंबर कैंसल आउट करते हैं, और सेम नंबर कैंसल आउट करते हैं इस x से भी और इस y से भी। जब सेम नंबर कैंसल आउट किया था तब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 और 7 मिला है, तो जो नंबर सिंप्लीफाइड किया था वो मैंने एज्यूम कर लिया कि शायद मैंने k कैंसिल किया था, सो k दोनों में कैंसिल किया होगा, क्योंकि दोनों में हम सेम नंबर ही कैंसिल करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर k एज्यूम कर लेते हैं। इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अगर मैंने 6 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 2k + 6, ये हो गया 3k + 6। द रेशियो बिकम्स 1:3, द रेशियो बिकम्स 1:3, फाइंड द नंबर। वेरी इजी, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 6k + 18 इज इक्वल टू 3k + 6, यहां पे मैंने इसको लेके गया 6k - 3k, 3k हो गया, 18 उधर चला जाएगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर 18 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, ये 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 - 18 -12 हो जाएगा। k की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी -4। k की वैल्यू जब मुझे -4 मिल रही है तो ध्यान से देखिए कि यहाँ -4 में मल्टीप्लाई कर दूं या -4 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 1:3, फाइंड द नंबर। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता भी हूं तो मुझे देखिए x और y की जो है नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -12। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन में इस तरीके से कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। सो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:7, तो मैं देखता हूँ 7 2 14, 7 7 49, 4 यहाँ पर 8 2 16, 8 7 56, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 2 18 और 9 7 63, 24 और 84 दिया हुआ है, सो 8 3 या 12 2 और 12 7। देखिए रेशियो 2:7 ही है, सिंपली 2:7 को यूज करके आप ऑप्शन से नहीं पता लगा सकते। बट जब उसने ये बोला है, क्या बोला है, जब उन्होंने बोला है कि 6 इज एडेड, तो ध्यान से देखिए मैंने 6 ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने 6 ऐड किया ध्यान से देखिएगा 2k + 6, 3k + 6, ये हो गया 18, और ठीक है मैंने जैसे ही यहाँ पर देखिए ध्यान से मैंने क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, ये हो गया आपका 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। क्या आपको 1:3 का रेशियो दिख रहा है? 1:3 का रेशियो कब होता, जब भी 20 और 60 होता, बिल्कुल नहीं है। 6 ऐड किया 22, ये हो गया 62। अगेन अगर ये 3 टाइम्स होता तो ये 66 होता। यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ 18 और 63 को, ये 24 हुआ, ये 69 हुआ, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 6 ऐड किया, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया। सो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 1:3 का रेशियो आ रहा है, ये 1:3 का रेशियो आ रहा है। और ये जो आपका 2:7 के फॉर्म में जो दिया हुआ था, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि ये जो -8 और 12 आ रहा है ये यहाँ पर गड़बड़ नंबर है, लेकिन हम ऑप्शन से जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:7, सो यहाँ पर 2:7 को आपको 2k और 3k के फॉर्म में ही यहाँ पर एज्यूम करना है। सो मेरा पहला नंबर 2k हो गया और दूसरा नंबर, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई है, अब मुझे दिख गई है कि यहाँ पर क्यों मेरा आंसर जो है वो गड़बड़ आया था। आप लोग को भी दिख ही गया होगा कि यहाँ पर जो 3k है वो 3k नहीं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 7k था। सो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि इक्वेशन जो बनने वाली है 2k + 6 डिवाइडेड बाय 7k + 6 दैट इज इक्वल टू 1/3। बट आपने ध्यान से देखा कि जब मैंने ऑप्शन से चेक किया तो ये वाला रेशियो जो था वो सभी में सेम था। सो हमने वहां से कोई एलिमिनेशन नहीं कर पाए।
लेकिन जब हमने 6 ऐड किया तो 6 ऐड करने पर क्या हो गया, 6 ऐड करने पर हम लोगों ने यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करे और हमने डायरेक्टली देखा कि कौन सा नंबर किसका ट्रिपल है, क्योंकि 1:3 का रेशियो है। सो हमें डायरेक्टली यहाँ पर क्या दिखा कि जो हमारा डी होगा, इस डी ऑप्शन में जो है ये 1:3 का रेशियो बनाएगा। सो चाहो तो आप इसको इक्वेशन से कर लो, क्योंकि अगर इस पहले वाली कंडीशन से एलिमिनेशन हो जाता तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता, बट अगर पहली वाली कंडीशन से एलिमिनेशन नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा आपको पहले रेशियो चेक करने पड़े, देन आपको 6 ऐड करना पड़ा सभी नंबर में, देन आपको ट्रिपल चेक करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लगा। सो आई थिंक दोनों में लगभग बराबर ही टाइम लगेगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने पर ऐसा कोई टफ इक्वेशन नहीं बन रही है जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। अगेन प्रॉब्लम ऑन एज आ गया है, ध्यान से देखिए। इफ द सम ऑफ द एजेस इन ईयर्स ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 65, मतलब कंडीशन दी हुई है कि फादर और सन, मैंने अगर फादर को x मान लिया और सन की एज को y मान लिया, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस y जो है वो आपका 65 के बराबर है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है और उसको अगर मैं डबल कर दूं तो वो 50 के बराबर है। ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 50। व्हाट इज द एज ऑफ द फादर? तो दो इक्वेशन बन रही है, 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूं, x माइनस वाई 25 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 ऐड किया 70 और ये हो जाएगा आपका 90। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। जैसे ही x मिल गया मुझे, और मुझे यहाँ पर फादर की एज ही पूछी जा रही है, मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैंने बिल्कुल सही y को एलिमिनेट किया और x की वैल्यू जैसी 45 मिली तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फादर की एज 45 है। बहुत ज्यादा लेंथी कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऑप्शन से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 65। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें सन की एज गिवन नहीं है, जब सन की एज हमें गिवन नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ऑप्शन सॉल्व करना। तो मैंने बोला ना, कभी कभी ऑप्शन में जब वैल्यूज उस तरीके से गिवन नहीं होती है तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको अगर सन की एज गिवन होती तो हम यहाँ पर सम यूज करते 65 कंडीशन बनाने में, बट यहाँ पर हमें एक चीज और क्लियरली दिख रही कि ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 50, मतलब डिफरेंस का डबल किया तो 50 के बराबर है। मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस का डबल है। सो डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, क्योंकि 25 का हमने क्या कर दिया 25 का इसको डबल कर दिया था। तो हमने क्या देखा कि फादर की एज का सम 65 है, डिफरेंस 25 है। सो अगर मैं ये बोलता हूं कि 65 जो है दो नंबर का सम आ रहा है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 25 आ रहा है, सो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं 45 में क्या जोड़ दूं कि 65 हो जाए। तो मैंने बोला मैं 20 जोड़ देता हूं, 40 में क्या जोड़ दूं 25 जोड़ दूं तो 65 हो जाएगा, यहाँ 15 ऐड कर दूं और यहाँ पर मैं 10 ऐड कर दूं। फिर हम बस इतना चेक करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या 25 आ रहा है, क्या 25 डिफरेंस आ रहा है। सो 45 माइनस 20 25 डिफरेंस आ रहा है, 40 माइनस 25 15 आ रहा है डिफरेंस, 15 आ रहा है, ये हमारा गलत हो गया। 50 माइनस 15 नहीं आ रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो 35 आएगा। 55 माइनस 10 45 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। सो हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। बट आपने देखा कि अगर यहां पर सन की एज गिवन होती, जो हमने एज्यूम करना पड़ा कि हम क्या ऐड कर दें कि 65 आ जाए, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। अगर यहाँ गिवन होती तो हम तुरंत जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन भी देखेंगे तो इक्वेशन में भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है। इसलिए मैंने बोला कि लॉजिक्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं होता है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लॉजिक ज्यादा फास्ट काम कर जाते हैं। तो देखिए आप आंसर आपको 45 यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ध्यान से देखिए, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1850। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक चेयर को हमने x बोल दिया, टेबल को y बोल दिया, सीधा इक्वेशन बनाएंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। 5 चेयर्स तो 5x प्लस 3 टेबल्स, मतलब देखिए टेबल y बोला था तो 3y इज इक्वल टू 2850। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, मतलब हमसे x प्लस y का वैल्यू पूछा जा रहा है, हमसे x का और y का अलग अलग वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो अलग अलग नहीं गिवन है। अब जब x और y अलग अलग नहीं गिवन है तो हम ऑप्शन से चेक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। अगेन देखिए मैंने बोला ना, जहाँ पे ऑप्शन हम टफ कर देंगे वहां पे आप क्वेश्चन को सिंपली ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये 3x है, 5x है, 2y और 3y है,
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्स और वाई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके जो है क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप यहां पर क्या वैल्यू लेंगे कि यहां पर जब आप इसको सॉल्व करें तो एक्स और वाई मिल जाए। एक मेथड होता है, वो मेथड यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आसान होगा कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, बट अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मैं ये बोल दूंगा कि मैं यहां पर m नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं यहां पर n नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को हम कर देते हैं ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3xm 5xn, 3xm प्लस 5xn प्लस 2my प्लस 3ny इज इक्वल टू 1850m प्लस 2850n। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहां से मैंने अगर x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3m प्लस 5n जो है ये आपका बन गया x का कोफिशिएंट। यहां से मैंने बोला कि 2m प्लस 3n जो है ये बन गया y का कोफिशिएंट और यहां पर दिया हुआ है 1850m प्लस 2850n। अब ये एक मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है जिसमें मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए कि इस x का कोफिशिएंट कुछ m और n के टर्म्स में, यहाँ y का कोफिशिएंट m और n के टर्म्स में। अब मेरे से अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, x का 1 कोफिशिएंट और y का 1 कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना जब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या देखा कि कोफिशिएंट जो है वो आपका जो है 1 और 1 ही यूज हो रहा है। सो जब 1 और 1 यूज हो रहा है तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, 3m प्लस 5n की वैल्यू 1 यहां पर इक्वेट कर देंगे और 2m प्लस 3n की वैल्यू जो है वो इसको भी 1 से इक्वेट कर देंगे। यहां से हम m और n की वैल्यू निकालेंगे, तो प्लीज फटाफट ट्राई करिए और मैं जो है फिर इसके बाद सॉल्व करता हूं। पॉज करिए स्क्रीन को और सॉल्व करिए जरा इसकी वैल्यू। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। m और n की क्या वैल्यू है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो कितनी आ गई है, वो यहाँ पर आ गई है 6m प्लस 10n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हो गया 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया n की वैल्यू हो गई यहाँ पर -1। जैसे ही n-1 आया मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 1। -3 जगह उधर 4 हो जाएगा, m की वैल्यू हो गई 2। तो मुझे यहां से क्या पता लगा कि अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो आपको जो है सीधा सीधा x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए 5x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पर m की वैल्यू आप 5 ले लेंगे, मतलब यहां पर आप m और n मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप इक्वेट कर देंगे इसको कि 3m प्लस 5n जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए, 2m प्लस 3n 4 के बराबर होना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल होगा कि ये फाइंड आउट हो सकता है तो वहां पर जरूर m और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब m और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप जो है यहां पर इसको कन्वर्ट कर देंगे और जैसे ही मैंने यहाँ पर m की और n की वैल्यू मिली है, आप यहां पर जो 1850 m प्लस 2850 n दिया हुआ है मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा। 1850 इंटू 2 प्लस 2850 इंटू -1। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 3700 माइनस 2850। यहां पर 700 और 800 850 जो है मेरा यहां पर आंसर आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन बी में ये गिवन है। तो देखिए इतना लेंदी नहीं जाना है, लेकिन मैंने आपको ये मेथड बताने के लिए जिसको हम बोलते हैं m एंड n मेथड, इस m एंड n मेथड के को जो है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस जब थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं या मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं तब जो है हम इसको यूज करते हैं m एंड n मेथड को, क्योंकि वहाँ x, y और z तीनों की वैल्यू निकालने से अच्छा है कि आप वहां पर सीधा सीधा जो है इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। मैं वो एक टाइप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम जरूर करा दूंगा कि जब 3 वेरिएबल की इक्वेशंस होती है तो हमें 3 इक्वेशन जरूरत पड़ती हैं, तभी हम x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशंस है और आपको 2 ही इक्वेशंस गिवन है तो आप x, y, z को सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और अगर वहां पे ये पूछ लिया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 चेयर और 1 टेबल, मतलब x प्लस y प्लस z की वैल्यू, तो आपको ये m एंड n मेथड ही यूज करना पड़ता है। वहां पर x, y, z की सेपरेट वैल्यूज नहीं पता लगा सकते। तो ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर मुझे ऑप्शन के हिसाब से अगर जाना होता
तो क्या मैं ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर पाता? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 चेयर एंड 1 टेबल का एडिशन, भाई दोनों का जो है सम की यहाँ पर बात हो रही है, दोनों की जब सम की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता। बट एक लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम चाहें तो काम कर सकते हैं कि अगर मैं ये बोलता कि इस 1850 में मैं 1850 की सारी अगर चेयर्स लेके आता, अगर 1850 में सारी चेयर्स लेके आता, सो ये कितनी चेयर्स होती यहाँ पर टोटल, मतलब टोटल जो है मैं यहाँ पर क्या करता कि भाई 3 चेयर्स है यहाँ पर और 2 टेबल्स है मेरे पास। सो मैं ये मान लेता कि मेरे पास 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, मतलब कोई 5 आइटम्स मेरे पास आ रहे हैं, टोटल 5 आइटम्स रहेंगे। 5 आइटम्स अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो ध्यान से देखिए कि मेरे हिसाब से अगर मैं टोटल 5 आइटम्स खरीद के लाता तो जो एक आइटम होता वो 5 3 ज़ा 15, 3 35, 5 7 ज़ा 30 और 370 रुपीज़ का होता। फिर मैंने क्या देखा कि भाई नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, मतलब यहाँ पर 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। सो अगर मैं बोलता कि ये भी अगेन दोनों को मिला के 8 ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं और अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता तो ये 8 7 ज़ा 56 कैरी ओवर 5, 8 3 ज़ा 24 और ये 2960 होता। बट मैं क्या देखता हूं कि यहां पर तो 2850 है, 2850 है, मतलब मुझे 2960 को कुछ कम करना है, कुछ कम करना है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे जो चेयर्स हैं वो 8 नहीं 8 से कम होंगी चेयर्स, और 8 से कम होंगी तो मैंने क्या देखा वहां पर 5 चेयर्स और 3 टेबल्स दी हुई हैं। सो मैंने क्या किया, 8 चेयर्स यहां पर एज्यूम करी थी, उस 8 चेयर्स की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, 3 चेयर्स को बाहर कर दिया और 3 टेबल्स को अंदर कर दिया। जो रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेसमेंट होने के कारण जो है कॉस्टिंग में भी डिफरेंस आया होगा, और डिफरेंस कितना आएगा आप देखिए, 2850 2960। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस 0 हो गया, 15 6 ये हो गया आपका 9, और यहाँ पर जो है मैंने उल्टा कर दिया है डिफरेंस, 2960 और 2850, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, 110। इसको अगर मैं देखता हूं कि मैं डिफरेंस निकालता हूं कि 3 चेयर और 3 टेबल का डिफरेंस निकालेंगे तो ये अमाउंट में कुछ डिफरेंस आएगा। इस तरीके से हम चीजें करते हैं, लेकिन यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको जो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स वाला क्वेश्चन कराऊंगा, हम वहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट लग जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। इक्वेशन यहां पर दी हुई है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट पी कॉमा क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि p प्लस क्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 5 एंड p माइनस 2, फिर q ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, सो मुझे 2 ऑप्शंस में p की वैल्यू -10 दी हुई है और एक में आपको 10 दी हुई है। सो आई थिंक पॉजिटिव वैल्यू पुट करना थोड़ा आसान होता है। सो मैं फटाफट क्या करता हूं कि मैं C और D को चेक कर लेता हूं पहले, कि मैंने अगर P की वैल्यू 10 पुट कर दी दोनों इक्वेशन में तो मेरे पास इक्वेशन Q के टर्म्स में बचेगी। फिर मैं एक बार 1/2 और एक बार -1/2 पुट करके देख लूंगा तो मेरा तुरंत एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर P और Q से ये सेटिस्फाई नहीं हुई इक्वेशन तो मेरा जो है C और D एलिमिनेट मैं कर दूंगा। फिर मेरे पास ऑप्शंस बचेगा A और B का, तब मुझे -10 और -1/2 पुट करना पड़ेगा या 1/2 पुट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी दिख रही है। जब भी ऐसी बड़ी इक्वेशन दिखेगी हम तुरंत क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू में 10 पुट करता हूं। अगर मैंने यहाँ पर 10 पुट किया तो ये हो गया आपका 12, q माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10q माइनस 5। नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो 10 माइनस 2 आपका ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, q माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू पी क्यू, पी आपका कितना है 10, ये हो गया q और ये हो गया -5। ध्यान से देखिए, मेरे पास q की वैल्यू 1/2 दी हुई है। 1/2 अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या राइट हैंड साइड में 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि q की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही क्या बन जाना है, 0 बन जाएगा। सो दैट मीन्स मुझे -1/2 चेक करना पड़ेगा। अगर मैं -1/2 पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा 12, -1/2 एंड -1/2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1, ये हो जाएगा आपका -12। यहां पर ध्यान से देखिए 10 और q की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर यहां पर पुट करता हूं 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 5, और 5 - 5 आपको कितना देता है, यहां पर 0 देता है। सॉरी, ये मैंने -1 पुट करा, तो आपको यहां पर कितना देता है, ये आपको दे देगा कितना,
-5 एंड -5 ये हो गया आपका -10। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि ये तो -10 आ रहा है। सो दैट मीन्स, ध्यान से देखिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये 0 बनना है, तो अगर मैं 1/2 यहां पुट करूंगा तो देखिए ये भी तो 0 बनेगा ना। तो जब ये भी 0 बनेगा तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, हम यहां पर q की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 0। मैंने देखा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, 0। सो मैं यहां पर राइट हैंड साइड में भी q की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1/2। जैसे ही मैंने पुट किया तो मुझे क्या दिखता है कि ये बनने वाला है 5 और -5 जो है वो भी बन जाता है 0। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रहा है, और इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और अगर मैं यहां पर भी देखता हूं तो 10 1/2 ये भी हो जाएगा आपका 0, और ये ब्रैकेट आपका 0 देने वाला है। ध्यान से देखिए, आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया कि 1/2 से काम हो जाएगा। मतलब ये जो ब्रैकेट था ना, इस ब्रैकेट ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया कि ये मेरा 0 बना रहा था, ये मेरा 0 बना रहा है। और जब ये मेरा 0 बना रहा है तो मैंने बहुत ही आसानी से जो है यहां पर इसको रिलेट कर दिया। मैंने इनिशियली आपको ये बोला कि भाई अगर यहां पे 1/2 डलेगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, तो दिमाग चलाना है भाई, दिमाग चलाना है देख के कि भैया ये 1/2 डालने पर 0 होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले आपको मना कर दिया कि नहीं होगा, फिर मैंने -1/2 डाला। तब तक आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि सर ने ये जो बोला है ये क्यों बोला है। सिर्फ वीडियो देखते जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हमें दिमाग भी चलाना है कि भैया सर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना मेंटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से फटाफट सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास अगेन ध्यान से देखिए बहुत बड़ी सी इक्वेशंस दिख रही हैं। अगर आपके पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर सकते हैं, और फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर सकते हैं, और आपको जो है एक्स और वाई के टर्म्स पे इक्वेशन मिलेगी। यहां पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, और जब एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है इसका मतलब हम बहुत ही आसानी से जो है एक्स और वाई की वैल्यू यूज करके यहां पर सॉल्व कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पर फर्स्ट और सेकेंड वाला जो टर्म है मैं इसको पिक कर लेता हूं, और ये दिया हुआ है 2x + y + 2/5। x की वैल्यू ध्यान से देखिए, दो जगह 1 दी हुई है, तो मैं एक बार 1 ये पुट कर लेता हूं, और 1 के साथ 1 और 1 के साथ 2। हम कोशिश करते हैं पहले पॉजिटिव को देख ले, बाद में नेगेटिव को देखते हैं। सो अगर मैं यहां पर 1 और 1 पुट करता हूं, सबसे इजी तो यही है। सो 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हुआ, आपको मिल गया यहां पर 1। 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 + 4 + 1 5। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो गया, परफेक्टली सॉल्व हो रहा है, वैल्यू 1 आ रही है। ध्यान से देखिए, मैं वहां पर अगर पुट करता हूं 3 2 5 + 1 6, उसमें भी 1 आ रहा है। तो मेरा देखिए चॉइस जो था ऑप्शन पिक करने का वो परफेक्ट बैठ गया। सो ये तो लक पे डिपेंड करता है। कभी अगर आपने ये पिक पहले कर लिया होता तो आपको इसको सॉल्व करने में जो टाइम वेस्ट होता, उसके बाद आप बी पे जाते, तब आपको आंसर मिलता। सो ये एग्जाम में कभी कभी लक भी काम करता है कि हमने जो ऑप्शन पिक किया चेक करने के लिए, वही पहले ही आंसर निकल जाए तो काम खत्म हो जाता है। और अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन से सॉल्व नहीं करता तो मैं क्या करता, मैं इन दोनों टर्म को पिक करता, जैसे कि यहां पर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाती। देन मैं फर्स्ट और लास्ट या सेकंड और थर्ड को मैं पिक करता, और इसको पिक करके अगेन वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनाता, एंड एक्स और वाई वैल्यू के लिए मैं उसको सॉल्व करता। जैसे ही सॉल्व करता एक्स और वाई वैल्यू मिल जाता, ऑप्शन चेक करते हैं, हम आंसर को मार्क कर देते। वेरी सिंपल, यहां पर कुछ भी ऐसा बहुत ही ज्यादा लॉजिकल नहीं है। अगेन ध्यान से देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशंस है, अगेन एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, हम यहां पर अगेन एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में एक्स और वाई दिया हुआ है। बट जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान से देख लीजिए, बाकी ऑप्शन से कैसे करेंगे वो हम चेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड में सिंपली आपका क्या नहीं दिया हुआ है, सिंपली कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट यहां पर मल्टीप्लाइड है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरी पास इक्वेशन है मैं इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा। सो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 8/y - 9/x, क्योंकि मैंने एक्स वाई से डिवाइड किया है, तो यहां पर एक्स वाई से जब डिवाइड किया तो वाई से वाई कैंसिल, अपॉन में एक्स बचा। यहां पर भी एक्स और वाई से डिवाइड किया, एक्स और एक्स कैंसिल, वाई बचा, एक्स और वाई पूरा का पूरा कैंसिल, 6 बचा। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखिए, 10/y + 6/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। मैंने 1/y को m एज्यूम कर लिया, 1/x को n एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 8m - 9n इज इक्वल टू 6।
वहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10m प्लस 6n इज इक्वल टू 19। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है, मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 9 और 6 है, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 18 बन जाएगा 9n जो है, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 18 बन जाएगा। सो पहली वाली इक्वेशन मेरी क्या बन गई, 16m माइनस 9 2 18n इज इक्वल टू हो जाएगा 12। 3 से मल्टीप्लाई किया 30m, 3 से मल्टीप्लाई किया 18n, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 57, ऐड कर दिया, यहां पर ऐड किया तो ये हो गया आपका 46m, यहां पर इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 9 और ये 69 हो गया। m का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 69 डिवाइडेड बाय 46। ओके, सो यहां पर हम इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा, ये 23 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3/2। जैसे ही m का वैल्यू 3/2 मिला है, इसका मतलब ये 1/y जो है वो 3/2 के बराबर है। सो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। y का वैल्यू जैसे ही 2/3 मिला है आपको, तो हमें यहां पर हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवर्स में दिया हुआ है, बट मैं m की वैल्यू यहां पर पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ताकि मुझे x भी मिल जाए। सो मुझे m का वैल्यू 3/2 मिला हुआ है, मिल गया है, और मेरे पास यहां पर दिया हुआ है 10m प्लस 6n इज इक्वल टू 19। ये मेरी ये वाली सेकेंड वाली इक्वेशन थी। मैंने m की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है 10 इंटू 3/2 प्लस 6n इज इक्वल टू 19। ये कैंसिल किया, ये हो गया 5। वैसे अगर आप 3/2 देखेंगे, 3/2 अगर मुझे यहाँ पर y का वैल्यू 2/3 मिल रहा है, y का वैल्यू 2/3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सो मैं डायरेक्टली वैसे भी आंसर ये मार्क कर सकता था कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। सिंपली m फाइंड आउट करने से ही मुझे आंसर मिल रहा है। बट ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई किया तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6n इज इक्वल टू 19। 6n इज इक्वल टू 15 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, n का वैल्यू हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 अगर n की वैल्यू है तो ये होता है आपका 1/x, दैट इज इक्वल टू 2/3। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 3/2। x की वैल्यू आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 3/2 दिया हुआ है, सीधा सीधा आंसर हम जो है सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। सो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बस ये क्वेश्चन कराया इसलिए है कि आपको जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हो तो आप उसको 1/y और 1/x को जो है डिफरेंट वेरिएबल से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और वहां पर इक्वेशन आप जो नॉर्मल इक्वेशन हमारी न्यूमरेटर वाली बनती थी हम वो यहां पर बना लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जब इक्वेशंस आती हैं, स्पेशली जब कांस्टेंट वाले साइड आपको x और y दिखे तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा x y से, फिर आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी उसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, और जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से कि आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाए जिसमें न्यूमरेटर्स में ही वेरिएबल्स हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शनल ऑप्शन है थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशन। अगेन आप देखिए ध्यान से, x और y अपॉन में दिया हुआ है लेकिन कांस्टेंट साइड 0 दिया हुआ है। ये वाला हमें बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को इस तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे ही मैं लेके गया a² इज इक्वल टू हो जाएगा b² यहां से मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकता हूं या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकता हूं। सो मैंने अगर x की वैल्यू निकाली, x को मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया, सो y a² जो है यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। और ये क्यों मुझे मिल गई डायरेक्टली, बिकॉज यहां पर 0 दिया हुआ था। अगर 0 की जगह कोई नंबर दिया होता जैसे कि यहां पर दिया हुआ है तो काम नहीं हो पाता। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, x प्लस b² a/y इज इक्वल टू a+b। अगर मैं इसको x को रिप्लेस कर देता हूं y a²/b² से, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a²b अपॉन में हो जाएगा y a²/b² प्लस b² a/y दैट इज इक्वल टू a+b। यहां से a² और a² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो b² है ध्यान से देखिए कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा b³ अपॉन y प्लस b² a/y दैट इज इक्वल टू a+b। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे b² कॉमन ले लूं और नीचे से y कॉमन ले लूं, मैंने b² कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, सो यहां पर बचेगा b और यहां पर बचेगा क्या मेरे पास, सिंपली a, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, a+b।
ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहां से y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर। जैसी y की वैल्यू बी स्क्वायर मिली, मैंने यहां पर पुट कर दिया, पुट करने पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जो मिल जाएगी मुझे मिल जाएगी ए स्क्वायर। और आप देख सकते हैं x की वैल्यू ए स्क्वायर, y की वैल्यू बी स्क्वायर, हमारा आंसर सीधा आ चुका है और यहां पर हमारा ये ऑप्शन हो गया ए। अगेन आप अगर ऑप्शन पुट करने जाएंगे तो क्वेश्चन अगेन सॉल्व हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन या आप 4 ऑप्शन जब पुट करेंगे, देखिए क्योंकि पहला ही ऑप्शन आंसर है तो इजी हो जाएगा कि एक बार में आपने चेक किया आपको आंसर मिल जाएगा। आप x की वैल्यू यहां पर ए स्क्वायर पुट x की वैल्यू ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 हो गया। y की वैल्यू बी स्क्वायर पुट करी, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, सेटिस्फाई कर गया। यहां पर भी चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बी बचेगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिंपली ए बचेगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम सीधा आंसर ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से भी हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y। यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन वाई दिया हुआ है, तो मैं 1 अपॉन वाई को रिप्लेस कर देता हूं m से रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया m से और ये बन गया मेरी एक इक्वेशन, x प्लस m इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट बन गई 2x प्लस 3m इज इक्वल टू 13। मुझसे x और y नहीं पूछा गया, ऑप्शन में x और y नहीं गिवन है, मतलब मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया मुझे यहां पर मिल गया 2x प्लस 2m इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया, m का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3, m का वैल्यू जैसे ही मुझे 3 मिला, मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि मुझे पता लग गया है कि 1 अपॉन वाई m के बराबर है, 1 अपॉन वाई जो है वो m के बराबर है, m की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो गई 1/3। जैसे ही y की वैल्यू 1/3 मिली या m की वैल्यू मुझे 3 मिली, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। जैसे ही x की वैल्यू 2 मिली, मुझे पूछा गया है 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, तो 2x, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 1/3 पुट कर दी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1, आपका आंसर आ गया 3। अब देख सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 3 आ चुका है। सेम कॉन्सेप्ट कि आपको जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हुआ था उसको आपने दूसरे वेरिएबल से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल्स ऊपर दिया हुआ है लेकिन उनके कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, उल्टा हो गया, वेरिएबल नीचे नहीं है, अब कोफिशिएंट नीचे आ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशन दिस। आपके पास वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सिंपली वैल्यू पुट करके करेंगे। पहला ऑप्शन पुट किया, यहां पर 8 पुट किया, सो ये 8/3 हो जाएगा। सॉल्व नहीं हो रहा है तो लग रहा है कि शायद ये मेरा आंसर नहीं होगा, तो जहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है पहले मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि x के यहां पर डिनोमिनेटर में भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे x जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। जब हमने ऐसा देखा तो मेरे पास ऑप्शन जो है वो बी और सी मुझे दिख रहा है, तो पहले मैं बी को चेक कर लेता हूं। मैंने जैसे यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करी, ये हो गया 1, प्लस y की वैल्यू 4 पुट करी, 4 और 4 कैंसिल होकर 1 हो गया, 1 + 1 2 नहीं है, आ रहा है, दैट मीन्स मेरा बी ऑप्शन नहीं होगा। सी को चेक करते हैं, x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिल गया 2, 8 पुट किया, 8 डिवाइडेड बाय 4 मिल गया 2, दैट इज इक्वल टू 4, बराबर आ रहा है। नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं, 6 पुट किया, 3 2 2 5 हो गया 10, माइनस y की वैल्यू 8 पुट करी, 4 2 8, 10 माइनस 2 8, काम हो गया कंप्लीट, हमारा आंसर है सी। आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करना है ना। आप जब 8 पुट कर रहे थे आपने देखा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, और जब फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो देयर आर लेस चांसेस कि अगली वाली भी फ्रैक्शनल वैल्यू आए और दोनों का सम जो है विदाउट फ्रैक्शन आए। इसलिए मैंने एक ऐसा नंबर चूज किया कि भैया x को जब डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है तो हम x की एक ऐसी वैल्यू पिक करें जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ताकि हम जब एडिशन करें तो एडिशन करने पर जो है हमें आंसर जो है विदाउट फ्रैक्शन या सिंपली जो है हमको इंटीजर मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 3 ऑडियो कैसेट्स एंड 2 VCDs। तुरंत काम करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 350 एंड दैट ऑफ 2 ऑडियो कैसेट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 425। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ VCD? VCD मतलब हमारा y के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी।
y की वैल्यू यहां पर गिवन है, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता, अगर वो सिंपली देखिए यहां पर क्या पूछता कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 VCD एंड 1 ऑडियो कैसेट, अगर ऐसा पूछता तो मैं दोनों को ऐड कर देता। क्यों? क्योंकि ये 5x दे देता मुझे, ये 5y दे देता, 5 कॉमन करके उधर कैंसिल कर देता, मुझे x प्लस वाई की बहुत ही आसानी से वैल्यू मिल जाती। बट क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है y की वैल्यू, तो मुझे x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है, जो पूछा है हम उसी को यहां पर फाइंड आउट करेंगे पहली स्टेप में। पूछ रहे हैं y, पता चला हमने x निकाल लिया पहले, तो ये तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो हम डायरेक्टली y ही निकालेंगे। पहली इक्वेशन बन गई 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 700। यस, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1200, 1275। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 300, 500, 575, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 575 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 115। 1 जा 25, 5 जा 115। आप देख सकते हैं माय आंसर इज सी। ठीक है, सो इक्वेशन को फास्टली सॉल्व करना है, जितनी स्पीड से सॉल्व करेंगे उतनी स्पीड से काम होगा। इंपॉर्टेंट है, निकालना था y, तो y निकालना है तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, दो नंबर का डिफरेंस 5 है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 65। मतलब अगर मैंने बोला कि दो नंबर है x और y और दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो अगर 5 है, जब x बड़ा है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो उनका जब मैंने स्क्वायर निकाला और स्क्वायर का भी जब डिफरेंस निकाला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। ये दो कंडीशन सबको गिवन है। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मुझे पता है, x माइनस वाई, और ये हो जाता है x प्लस वाई। अगर मैंने x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65। x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 13। दो नंबर का सम जो है वो 13 है। हमारे पास बिगर नंबर यहां पर गिवन है, बिगर नंबर गिवन है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 13 आ जाए तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा कि इसमें मैंने 4 ऐड किया तो 13 हो गया, 3 ऐड किया, 2 ऐड किया और 1 ऐड किया। फिर हमने क्या देखा कि दोनों के जो डिफरेंस है वो 5 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस 5 है। 9 में से 4 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 1 गया 11। ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर इज ए। अगेन ऑप्शन को यूज किया, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लिया। हम चाहते तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया था कि जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था तो थोड़ा सा आसान दिख रहा था, और ये इक्वेशन लाने के लिए मैंने ये किया था। लेकिन अगर हम ये नहीं भी लाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, और हमसे लार्जर नंबर पूछा है, लार्जर नंबर पूछा है, तो ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था कि मेरे पास अगर 9 नंबर है और उन दोनों में डिफरेंस 5 है तो मैं बोलूँगा ये हो गया 4, इसमें से 5 माइनस किया ये 5, 11 में से 5 गया तो 6, 12 में से 5 गया तो 7। फिर मैं देखूंगा कि इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज 81 माइनस 16, यहाँ पर हो जाता 100 माइनस 25, ये हो जाता 121 माइनस 36, ये हो जाता 144 माइनस 49। मैं देख सकता हूँ यहाँ 100 आएगा, यहाँ लगभग 80-90 के आसपास जाएगा, 75 आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, मुझे जरूरी नहीं कि इक्वेशन बनानी ही चाहिए थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगेन आप ध्यान से देखिए, यहां पर y अपॉन में दिया हुआ है, यहां पर 2xy टाइप्स कुछ दिया हुआ है, और हमें यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। सो मैं एक काम करता हूं, यहां पर xy से डिवाइड कर देता हूं। मेरे पास जो ये 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 जो दिया हुआ है, मैंने इसको xy से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया ये 2 बचा, ये 3 अपॉन x बचा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2 अपॉन xy हो जाएगा। अब अगर मैंने इसको xy कर दिया तो वापस से xy हो गया, तो ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो हम एक काम करेंगे, हम xy नहीं, हम अब y से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का केस आएगा तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करना है कि भाई आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए ना। तो जब मैंने xy से डिवाइड किया तो ये 2 के नीचे, क्योंकि 2 के साथ कुछ था नहीं, तो अपॉन में भी पूरा xy चला गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई से डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया मेरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y।
अब मुझे कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि यहाँ पर 1/y था, यहाँ पर भी 1/y है, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, उसको उधर लेके जाता हूँ 3 को, ये हो जाएगा प्लस 2/y इज इक्वल टू 3। 1/y जो है 1/y को मैं रिप्लेस कर दूंगा m से, 1/y को मैंने रिप्लेस कर दिया m से। जैसे मैंने यहाँ रिप्लेस किया तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई है x प्लस एम इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर बन गई है 2x प्लस 2m इज इक्वल टू 3। मैं अगर यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो x प्लस एम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3/2, x प्लस एम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3/2। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां पर आपको दिख रहा होगा इस इक्वेशन में, आपको यहां पर 1 और 1 है, तो ये 1/1, यहां पर भी 1/1, तो a1a2 b1b2 बराबर है, लेकिन ये 1 और 1 नहीं है, c1c2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी तो नो सोल्यूशन होगा, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर 0 सोल्यूशन मिलने वाला है। इस वाली इक्वेशन में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। सो हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है, इसको हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसको हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉइंट से। सॉल्यूशन जो है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन डज द पॉइंट लाई। भाई पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट पता है, क्वाड्रेंट कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो हमें चेक करना है कि x और y की वैल्यू क्या आने वाली है। सो अगेन हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। मैंने पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y, ये हो जाएगा आपका 6। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, अगली वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू आपको 2/5 मिल गई। जैसी y की वैल्यू 2/5 मिली है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, पहली वाली इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5 है, तो 2 माइनस 6/5, 2x इज इक्वल टू 5 टू 10, 4/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2/5 मिल गई। अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, x और y दोनों पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं x और y। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाएंगे तो आपका x नेगेटिव हो जाता है लेकिन y पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, आपका x भी नेगेटिव है और आपका y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो आपका x पॉजिटिव रहता है लेकिन y क्या हो जाता है, वहां पर नेगेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 49 was divided among 150 children। 49 रुपीज है, 150 150 चिल्ड्रंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ईच गर्ल गॉट 50 पैसा, गर्ल को मिल रहा है 0.5 रुपी, एंड बॉय गॉट व्हाट 0.25 पैसा। यहां पर हमें पैसा दिया हुआ था, हमने इसको रुपी में कन्वर्ट कर दिया। हाउ मेनी बॉयज वर देयर, मैंने बोला कि अगर गर्ल को 0.5 रुपीज मिल रहा है और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x है और बॉयज को अगर 0.25 मिल रहा है और नंबर ऑफ बॉयज अगर y है, सो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए कि 0.5 x प्लस 0.25y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई इतना पूरा पैसा गर्ल्स को बांटा, इतना पूरा बॉयज को बांटा, और ये हो गया 49। आपके पास सिंगल इक्वेशन है, दो वेरिएबल x और y, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देयर इज वन मोर डेटा, हमारे पास डेटा क्या है कि टोटल 150 चिल्ड्रन है, x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं, मैंने ये एज्यूम किया है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन क्या बन जाएगी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 150, कि टोटल देयर आर 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल देयर आर 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए मैं यहां पर आप लोगों को जो मैंने आपको मेथड बताया था ना कि मैं मान लूंगा कि पूरे के पूरे जो हैं वो बॉयज हैं या पूरे के पूरे जो हैं वो गर्ल्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है। लॉजिक ध्यान से देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैं अगर ये इक्वेशन के हिसाब से करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी कुछ नहीं होना है, मुझे पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो काम हो जाना है। बट ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर टोटल 150 चिल्ड्रंस हैं, पर 25 पैसा मिल रहा है, 50 पैसा मिल रहा है गर्ल को, मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर सारे चिल्ड्रंस क्या होते, गर्ल्स होती, अगर 150 गर्ल्स होती, सो एवरी गर्ल इज गेटिंग व्हाट 50 पैसा ईच। सो 150 गर्ल्स को 50 पैसा ईच दिया, तो टोटल हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया होता वो कितना होता,
वो होता 75 रुपीज। बट एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन 49 का हो रहा है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कम करना है। कम कैसे होगा? कि जब मैं इन गर्ल्स को रिप्लेस करूंगा बॉयज से और इन गर्ल्स को ग्रुप से बाहर कर दूंगा। ठीक है, गर्ल्स को ग्रुप से बाहर करना है, बॉयज को इस ग्रुप में लाना है। मतलब इस टोटल 150 चिल्ड्रंस में कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज भी होंगे, तो अब बॉयज की एंट्री करानी है। जब गर्ल बाहर जा रही है और बॉय अंदर जा रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है पैसे में? ध्यान से देखिए, गर्ल को मुझे 50 पैसा देना था, बॉय को मुझे 25 पैसा देना है। सो अगर एक बॉय आता है और एक गर्ल जाती है तो मुझे यहां पर क्या दिखता है कि एक गर्ल के जाने से मैं 2 बॉयज को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन अगर एक गर्ल जाएगी तो मुझे एक ही बॉय को रिप्लेस करना है, क्योंकि टोटल मुझे 150 ही रखना है चिल्ड्रन को, अंतर नहीं करना है। अंतर किस चीज में आएगा? पैसे में। हर एक बॉय ग्रुप में आने के बाद मुझे कितना सेविंग करेगा उस पैसे में, कि भाई मुझे 50 पैसा गर्ल को देना पड़ता था, जब बॉय आएगा तो मुझे उसको सिर्फ 25 पैसा देना है। तो जो बॉय आएगा उसके आने से मेरा 25 पैसा यहां पर बचेगा। मतलब एवरी बॉय विल सेव माई 25 पैसा। तो दैट मीन्स मुझे 49 इसको बनाना है। मतलब मुझे 75 को अगर 49 बनाना है तो मुझे कितना रिड्यूस करना है? मुझे यहां पर 26 रुपीज रिड्यूस करना है। सो 25 पैसा कर करके मुझे रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद जो है यहां पर मुझे 26 अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखिए कि एक बॉय, 1 बॉय जो है वो सेव करता है 25 पैसा। मुझे कितने बॉयज से मुझे 26 रुपीज सेव हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, मैं यूनिटरी मेथड यहां पर लगाऊंगा, और यूनिटरी मेथड क्या होगा कि अगर 0.25 रुपीज हम सेव करते हैं तो एक रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो मुझे अगर 26 रुपीज सेव करने हैं तो मुझे कितना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, 0.25 इधर आ जाएगा, ऊपर इंटू 100 चला गया, 25 4 जा हो गया, 26 इंटू 4 करना है, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अरे यहां पर मैंने 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8, और ये हो गया 10। मतलब मुझे 104 रिप्लेसमेंट्स करने हैं। 104 रिप्लेसमेंट्स करने हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इस ग्रुप में टोटल 104 बॉयज एंटर होने हैं। 150 गर्ल्स इनिशियली एज्यूम कर ली थी, जिसमें से 104 जो हैं वो अगर बॉयज होंगे, वो अगर 104 बॉयज होंगे, तो मैं गर्ल्स की अगर बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? यहां पर 46 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। सो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉयज वर देयर, तो आप देख सकते हैं जो रिप्लेसमेंट किया था वही मेरा आंसर है। सो इस तरीके से ग्रुप में शिफ्टिंग करके कि भाई डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहे हैं वो, इस एंगल पर भी सोचा जा सकता है। बाकी इक्वेशन सॉल्व करके तो हमारा आंसर आ ही सकता है, लेकिन इस एंगल पर भी सोचना आप लोग को आना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन आगे जाके कराऊंगा इसी तरीके से, इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से इसको जो है आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, the area of a rectangle increased by 76 square units if the length and breadth are each increased by 2 units। मतलब अगर एरिया इनिशियली a था और लेंथ अगर l थी और ब्रेड्थ b था। अब उन्होंने क्या बोला कि एरिया इंक्रीज हो गया 76 स्क्वायर यूनिट से, मतलब एरिया हो गया a प्लस 76। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर लेंथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, और यहां पर जो ब्रेड्थ है उसको, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों को मैंने जो है वो 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया है। सो यहां पर एक इक्वेशन मेरी ये बनती है। फिर हमने क्या देखा, हाउएवर इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को मैं 3 यूनिट से इंक्रीज करता हूं, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स, b माइनस 3 कर देता हूं, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 21 यूनिट्स। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द सम, हमें L प्लस बी की वैल्यू पूछी। अगर यहां पर L और B गिवन होता मैं डायरेक्टली पुट करता और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है। मुझे यहां पर जो है 2 इक्वेशन बन रही है, और इन इक्वेशंस के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, मुझे जो है यहां पर क्या मैं कर सकता हूं वो ध्यान से देखिएगा। मुझे L प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस 76 जो है और यहां पर a माइनस 21 है। क्या मैं यहां पर a की वैल्यू पुट कर सकता हूं? मैं a की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 76 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी l प्लस 2, b प्लस 2 माइनस 76 माइनस 21 इज इक्वल टू,
ये आपका l+3 और b-3 है, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, lb -3l + 3b -9। यहां पर भी ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, lb + 2l + 2b + 4 -76 and -21 that is equal to lb -3l + 3b -9। LB और LB यहां से कैंसिल हो जाना है। मेरे पास 3L उस तरफ दिया हुआ है, मैं उसको इधर लेके आ जाऊंगा, 3 और 2L हो जाएगा आपका 5L। 3B को मैं इधर अगर लेके आऊंगा तो ये 2B दिया हुआ है, 2B और 3B जो है यहां पर क्या मिल जाएगा मेरा, यहां पर बन जाएगा आपका -3 -B, 5L -B मुझे यहां पर वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि मेरे पास यहां पर 76 21 दिया हुआ है, 76 और 21 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 97 हो गया माइनस का, 4 इसमें से माइनस कर दिया, 93 हो गया माइनस का, 93 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 93 में से 9 जाएगा, 93 में से 9 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 82 मिल जाएगा। ये -3L था, मेरे पास 3B था, ये उधर जाके प्लस हो गया था, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज ये भी मिस हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे L - B का वैल्यू मिल रहा है, मुझे क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है, मतलब मुझे L + B का वैल्यू निकालना है। अब अगर L + B का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है इक्वेशन बहुत ही वैसी बन रही है कि मेरे पास 5L - B आया, मुझे L + B की वैल्यू यहां से नहीं मिली है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि भाई अगर मुझे यहां पर ये बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ इंक्रीज जब मैं कर रहा हूं तो उसके कारण जो है 76 स्क्वायर यूनिट का अंतर आ रहा है, 76 स्क्वायर यूनिट का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं सिंपली इस पहली वाली इक्वेशन को पकड़ता हूं, तो ध्यान से देखिए कि मेरा जो L × B का वैल्यू है वो पुराना एरिया A के बराबर है। और अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं जब लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, सो जो एरिया A + 76 बन रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, LB, मैंने यहां पर ओपन किया था LB, और ये इधर पे मैंने ओपन किया था +2L + 2B, और ये हो रहा था +4। मैं क्या बोल सकता था कि LB जो है वो एरिया पुराने एरिया A के बराबर है, सो ये जो LB और A जो है ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 76 इज इक्वल टू 2L + 2B + 4, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 अगर हो गया, ये 72 इज इक्वल टू हो जाएगा 2L + 2B। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए L + B हो जाएगा, और आप देख सकते हैं डायरेक्टली मुझे L + B की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 36। क्या इतना कुछ करने की आपको जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये इसलिए किया था कि भाई मैं देखना चाह रहा था कि अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करके ले जाता हूं तो L + B मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन जब यहां पर नहीं मिला तो फिर मैंने देखा कि भाई सिंपली सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है, तो हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं कि एरिया जो है लेंथ × ब्रेड्थ के बराबर होता है। और मैं डायरेक्टली अगर मेरे पास जो पहला वाला जो यहां पर रिलेशन दिया था कि ये वैल्यू में चेंज क्यों आया, बिकॉज मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया था, और लेंथ × ब्रेड्थ जो है वो पुराना एरिया A के बराबर है, मैंने यहां पर A पुट किया, कैंसिल किया, डायरेक्टली जो है L + B की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन मिल रही है L और B के टर्म्स में, लेकिन L और B की कोई वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हमें यहां पर सीधा सीधा क्या मिल रहा है, L + B जो हमसे पूछा गया है। सो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36। आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अननेसेसरली ज्यादा स्टेप्स करना और उतना स्टेप करने के बाद भी आंसर नहीं मिला, और वहीं हमने क्या देखा कि पहली इक्वेशन से ही आपको आंसर मिल गया। तो कभी कभी जो चीज पूछी गई है, भाई आपको सेपरेटली L और B की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपको क्या पूछा था, L + B की वैल्यू पूछी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप चाहें तो हो सकता है पहली वाली इक्वेशन से या सेकेंड वाली इक्वेशन से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। What number must be added to each of the number this to make them proportional? तो ये वाला जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करिए, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल में करा भी चुका हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हम इसको पहले भी सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए हम लोग यहां पर ऑप्शन को यूज करके करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने इसमें x एज्यूम करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास नंबर है 5, 9, 17 और 27। मैं अगर यहां पर नंबर लिखता हूं 5, 9, 17 and 27। अब ध्यान से देखिए कि मुझे अगर इसको प्रोपोर्शनल बोलना है तो दैट मींस दिस नंबर अपॉन दिस नंबर। अगर ये A है, ये B है, ये C है, और ये अगर D नंबर है, सो A/B इज इक्वल टू C/D होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों रेशियो के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि
ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी एंड डी जो है वो एक चारों जो है प्रोपोर्शनल है। एंड कंडीशन क्या है कि ए और बी का रेशियो और सी और डी का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन है कि भैया मैं क्या ऐड करूं, 2 ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं या 5 ऐड कर दूं। तो सबसे पहले मैं अगर 2 ऐड करता हूं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 7/11। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ये 19/29, तो इक्वल नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। 1 ऐड किया, 6 और 10, 6 और 10 आ रहा है, सिंप्लीफाई बाद में कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। 1 यहाँ पर ऐड किया, 18/28। मैं देखता हूं कि अगर मैं इसको 2 से कैंसिल भी करता हूं तो अपॉन में 5 आ रहा है, लेकिन 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, तो अगर मैं उसको कैंसिल करूंगा भी तो वो 5 के इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 ऐड करते हैं, 3 जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/12। और वहां पर अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 20, एक मिनट, ये जो था हमने यहाँ पर 2 ऐड, यहाँ पर 1 ऐड किया था, ठीक है 28 ही था वो। मैंने जैसे यहाँ पर 3 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 8/12, वहां पर मैंने 3 ऐड कर दिया तो 20/30। आप देख सकते हैं 2/3 आ रहा है, एंड 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आ रहा है, दोनों रेशियो इक्वल आ गए। दैट मीन्स सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। मतलब अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूं। और अगेन आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने के बाद तीसरे ऑप्शन में आंसर मिल गया था, और ऑप्शन में भी मुझे चेक करने पर सिंपली एडिशन करके बस रेशियो चेक करना था। और कंप्लीट कोई ऐसा भी नहीं कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो है, लेकिन टाइमली करना है, टाइम बचाते हुए करना है, क्योंकि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जो कि सभी लोगों से उसमें जो है सबको टफ लगेगा, सभी को टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हमसे बने, टाइमली बने, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चंस में टाइम बचाना पड़ेगा। सो जो इजी क्वेश्चन है वहां पर कोशिश करनी है कि मिनिमम टाइम पे क्वेश्चन हो जाए, ताकि जो भी लेंथी क्वेश्चंस हो उनको हम अपने एग्जाम के एंड में जो है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। सो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने हैं और मैक्सिमम सही भी करने हैं, तभी जो है आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एवरीडे मैथमेटिक्स का है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं अ पार्ट ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट। सो यहां पर यह दिया गया है कि मंथली एक्सपेंस जो है फैमिली का वो कांस्टेंट है, एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द प्राइस ऑफ व्हीट। अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस मतलब कुछ पार्ट जो है मंथली एक्सपेंस का वो कांस्टेंट है, बाकी जो रिमेनिंग है वो वेरी करता है व्हीट के प्राइस के कारण। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूं कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस उन्होंने 2 पार्ट बोल दिए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, बट ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीट इज 250 पर क्विंटल द मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली इज 1000। मतलब पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि मंथली एक्सपेंस 1000 है, मंथली एक्सपेंस जो है वो 1000 है, कब, जब व्हीट पर जो खर्चा हो रहा था वो 250 था। फिर दिया हुआ है एंड व्हेन इट इज 240 पर क्विंटल द मंथली एक्सपेंस आर 980। और जब 240 खर्चा था तो ये कितना है, ये है 980। द मंथली एक्सपेंसेस आर 980। फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन व्हीट व्हेन द कॉस्ट ऑफ व्हीट इज 350 अ क्विंटल। सो ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि मैंने यहां पर 10 कम किया, और 10 कम होने से क्या हो रहा है, यहां पर 20 का डिफरेंस आ रहा है। 10 कम होने से क्या हो रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। और यहां पर क्लियरली ये बोला जा रहा है कि 250 रुपीज रेट है उसका पर क्विंटल का व्हीट का। हमें ये नहीं बताया है कि उसने व्हीट कितना खरीदा है। अगर यहां पर 250 से 240 जाने पर सिर्फ 10 रुपीज का फर्क आता तो मैं क्लियरली बोल देता कि उन्होंने एक एक क्विंटल ही खरीदा होगा। लेकिन जब हमें ये पता है कि ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो यहां पर अगर मैं 10 रुपीज कम कर रहा हूं तो यहां पर 10 कम होना चाहिए था, लेकिन यहां 20 कम हुआ। सो मुझे यहां से क्या समझ में आता है कि हम लोग जो है यहां से 2 क्विंटल जो है वो खरीद रहे होंगे, 2 क्विंटल खरीद रहे होंगे, क्योंकि यहां से कैसे समझ में आया ये, क्योंकि यहां से 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यहां पर 20 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट मीन्स अगर 10 का 1 क्विंटल में डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 20 का अगर डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स हमें 2 क्विंटल जो है वो व्हीट यहाँ पर यूज हो रहा होगा, तभी टोटल 20 का डिफरेंस आया।
आप चाहें तो इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ रेट दिया हुआ था तो मुझे नहीं पता है कि भाई कितना क्विंटल जो है यहाँ पर वीट खरीदा जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि n नंबर ऑफ क्विंटल जो है वो वीट खरीदा जा रहा था। सो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 1000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 250 इंटू एन। दूसरी क्या हो जाएगी 980 इज इक्वल टू एक्स प्लस 240 इंटू एन। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा ध्यान से देखिए कैंसिल हो गया, ये 20 आ गया और ये आ गया 10n। n की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है 2। अब देख सकते हैं यहाँ 10 है, यहाँ 20 और इसीलिए n की वैल्यू 2 आ रही है, तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 2 मैनुअली ही पुट कर दी सिर्फ इक्वेशन को देख के। अब जब मुझे पता लग गया कि n की वैल्यू 2 है, तो अब मैं किसी भी इक्वेशन को पिक करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को पिक करता हूँ। सो 250 इंटू 2 500 होता है, 500 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। जैसे ही पता लगा कि x का वैल्यू 500 है, अब उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ वीट जो है 350 हो गया है और मुझे टोटल एक्सपेंस पता लगाना है। सो एक्सपेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था x प्लस y, मतलब यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है वीट का दैट इज 350 और इंटू एन, कितना क्विंटल ले रहे थे हम 2 क्विंटल ले रहे थे। x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 500 है, 350 इंटू 2 700 होता है और आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा कि टोटल एक्सपेंस जो है वो अब 1200 होगा। और यहाँ पर जो है फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन वीट व्हेन द कॉस्ट ऑफ वीट इज ओके। देखिए मंथली एक्सपेंस पूछ रहा है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस अकॉर्डिंगली क्या दे दिया कि 350 इंटू 2 700 दे दिया कि सिर्फ वीट पर खर्चा क्या होगा। फाइंड द मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन वीट, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर वीट का पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि टोटल एक्सपेंस फैमिली का कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है, तो वो हम निकाल सकते थे डायरेक्टली कैसे, इस तरीके से कि 1200 होगा। एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या चाहा कि आप n का वैल्यू फाइंड आउट करिए और n का वैल्यू फाइंड आउट करके उन्होंने आंसर पूछा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है कि आपने 2 क्विंटल खरीदा था वीट, वो आपने पता लगाया और 350 अगर 1 क्विंटल का रेट है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया। सेकंड केस इस क्वेश्चन में क्या बन सकता था कि वो टोटल एक्सपेंस पूछ लेता और जब टोटल एक्सपेंस पूछता तो हमें इस इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। सो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही आसान हो गया कि जैसे ही मुझे यहाँ से 2 पता लग गया था तो मैंने सीधा 2 मल्टीप्लाई किया और आंसर मिल गया। मुझे ये इक्वेशन भी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। बट एग्जाम में क्वेश्चन में वैरायटीज आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इसलिए आपको इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर डी दैट इज 700, बिकॉज सीधा 350 इंटू 2 करके हमें यहां पर आंसर मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एक जनरल क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो पूछने क्या वाला होगा। बिना पढ़े भी हमें यह समझ में आता है कि वो पूछेगा क्या। जैसे मैंने सॉल्व करते करते मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था, जितनी मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे वहां से क्या समझ में आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या पूछने वाला होगा कि न्यू एक्सपेंस क्या है। बट मैंने जैसे निकाला 1200, तो मुझे जब मैंने वहां पर चेक किया कि क्या पूछ रहा है, तो वो तो और इजी चीज पूछने लगा कि भैया वीट पर कितना खर्चा हो रहा था, उसने ये पूछ लिया। बट ये रेयर होता है, जनरली अगर मैं बात करूंगा ऐसे क्वेश्चंस में जो है आपको टोटल एक्सपेंस ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज पे है, द सम ऑफ राजूस एज एंड हाफ ऑफ समीर्स एज इज 4। सो अगर मैं बोलता हूं राजू की एज और समीर की एज को मैं x और y एज्यूम कर लेता हूं, प्रेजेंट एज को। सो उसने ये बोला है कि जो सम है राजू की एज का, मतलब यहां पर मैंने बोल दिया x प्लस हाफ ऑफ समीर एज, मतलब y को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दैट इज इक्वल टू 4 यहां पर गिवन हुआ है। फिर दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ राजूज एज, राजू की एज का अगर मैं 1/3 निकाल लूं, 1/3 ऑफ राजूज एज एडेड टू ट्वाइस समीर्स एज, मतलब 2y, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड x प्लस y। हमें x और y की सेपरेट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें x प्लस y निकालना है। अगर यहां पे ऐसी कोई इक्वेशन बनती है जिससे मैं x और y का एडिशन या सम निकाल सकता हूं डायरेक्टली, तो मैं x और y सेपरेटली फाइंड आउट नहीं करूंगा। सो मुझे दिख रहा है कि सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं यहां पर एलसीएम निकाल लूं। जैसे ही मैंने यहां पर एलसीएम निकाला, ध्यान से देखिए कि ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। सॉरी 4 नहीं, यहां पर हो जाएगा आपका 8, क्योंकि ये अपॉन में 2 एलसीएम जाके इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 6y
इज इक्वल टू 15। अब आप ध्यान से देखिए, वहां पर 6y है, यहां पर y है। अगर मैं इसको 6y बनाने के लिए कोशिश करूंगा तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये हो जाएगा 12। अगर मैं इसको 12 बनाने जाऊंगा तो वो 6y बहुत लंबा हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा या मुझे सिंपली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x और y की वैल्यू पता लगाने के लिए। सो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि एक इक्वेशन मेरी है x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और एक है मेरे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कुछ करता भी हूं तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पर x की वैल्यू बड़ी है, यहां पर y की वैल्यू छोटी है और ऊपर वाले में y की वैल्यू बड़ी है। सो डायरेक्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि मैं इस पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये हो गया माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 22। y का वैल्यू आ गया 2। जैसे ही y का वैल्यू 2 आया, मैंने अगर यहां पर पुट किया, इधर जाके माइनस होकर 6 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है यहां पर 3 मिल जाएगी। दोनों का सम आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हम चेक भी कर लेते हैं कि x का वैल्यू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4। परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और आप आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है यहां पर दोनों की एज का सम 5 ईयर आ रहा है। सो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि छोटी सी इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में जो है आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके 2 का आपने जो है यहां पर सॉल्व कर लिया है, x और y की वैल्यूज निकाल ली है और हमें x प्लस y की वैल्यू पूछी थी तो हमने यहां पर डायरेक्टली आंसर जो है वो बता दिया है। ऑप्शन में अगर सेपरेटली x और y की वैल्यू गिवन होती तो हम डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करके जो है चेक कर लेते, लेकिन यहां पर डायरेक्टली गिवन नहीं थी तो हमें यहां पर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, एट अ सर्टेन प्लेस, ठीक है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम पीकॉक्स। एक जगह है, मान लीजिए एक कमरा है बड़ा सा, वहां पे कुछ रैबिट्स हैं, कुछ पीकॉक्स है। द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 78। कि भाई वहां पर जब मैंने हेड काउंट किया, हेड काउंट मतलब पीकॉक का एक हेड है, रैबिट का भी एक ही हेड होता है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो गिवन है 78 क्योंकि हमने हेड्स काउंट किए। एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 240। जब हमने लेग्स की बात करी तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, 240। फाइंड द नंबर ऑफ पीकॉक एंड रैबिट। अब ये जो 240 आया है ये क्यों आया है, बिकॉज नंबर ऑफ लेग्स जो है पीकॉक के और रैबिट के दे आर डिफरेंट। रैबिट के हो जाएंगे 4, पीकॉक के हो जाएंगे 2। तो जितने रैबिट होंगे इंटू 4 होगा, जितने पीकॉक होंगे इंटू 2 होगा और उनका जो सम होगा वो हो जाएगा 240। अगर इक्वेशन बनाने की हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर मैंने ये बोल दिया कि रैबिट जो है वो x है, पीकॉक जो है वो अगर y है, अगर नंबर ऐसा गिवन है तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि भाई दोनों के जो टोटल नंबर है वो 78 के बराबर है। और अगर मैंने बोला कि रैबिट के जब लेग्स 4 होते हैं, सो टोटल अगर x रैबिट्स हैं तो टोटल लेग्स हो जाएंगे 4x। और अगर मैं पीकॉक की बात करता हूं तो पीकॉक अगर यहां पर y है, 2 लेग्स होते हैं तो टोटल लेग्स हो जाएंगे 2y और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 240। 2 से डिवाइड किया इसको मैंने, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 120। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया ध्यान से देखिए ये y और y कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 माइनस का x का वैल्यू कितना हो गया 42। जैसे x 42 आया मैं इस वाले पे पुट कर दूंगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 78 माइनस 42 हो जाएगी। और ध्यान से देख ली यहां पर हमें क्या आंसर मिल जाएगा कि y की वैल्यू 36, मतलब पीकॉक 36 होंगी, रैबिट 42 होंगे, ये हमें यहां पर आंसर मिल रहा है। बट हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो हो गया एक मेथड की हम सिंपली इक्वेशन से सॉल्व कर लें। मैंने ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए है ताकि आप लोगों को जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन बताया था ना कि कैसे हम पहले कंप्लीट जो पूरे के पूरे लोग हैं हम उसको या तो पीकॉक या तो रैबिट एज्यूम कर लें। सो यहां पर अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ जो 78 हेड्स दिए हुए हैं सभी के सभी अगर क्या है पीकॉक है। सो ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर ये एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे अगर पीकॉक होते, सारे के सारे पीकॉक होते तो जो नंबर ऑफ लेग्स होते वो कितने हो जाते, 78 इंटू 2, ये हो जाता आपका 6, 1, 14, 156। बट आंसर कितना दिया हुआ है 240।
दैट मीन्स मुझे अभी इस 156 को जो है 240 बनाने के लिए कितना और इंक्रीज करना है, मुझे जो है यहां पर ध्यान से देखिए 84 जो है वो और इंक्रीज करना है, मुझे 84 लेग्स की और जरूरत है। अब मैं बोलता हूं कि अगर यहां पर 78 मैंने टोटल पीकॉक्स एज्यूम कर ली थी, तो मुझे इस ग्रुप से पीकॉक को बाहर करना है, और इस ग्रुप में क्या करना है, पीकॉक को बाहर करने के बाद इस ग्रुप में रैबिट को ऐड करना है। एक पीकॉक बाहर तो एक रैबिट अंदर, देन एक पीकॉक बाहर तो एक रैबिट अंदर। ये एक जो रिप्लेसमेंट होगा, सिंगल रिप्लेसमेंट, इस रिप्लेसमेंट के कारण जो है आप देखेंगे कि 2 लेग बाहर जाएंगे तो 4 लेग अंदर आएंगे, तो जो टोटल डिफरेंस क्रिएट होगा वो +2 का होगा। वन रिप्लेसमेंट विल इंक्रीज 2 लेग्स इन दिस टोटल 156। मुझे टोटल 84 लेग्स इंक्रीज करना है। सो ध्यान से देखिए, 2 लेग इंक्रीज करने के लिए मुझे 1 रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो अगर 84 लेग्स इंक्रीज करने हैं तो कितने रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे? सो 84 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 42। 42 रिप्लेसमेंट करना मतलब मैंने 42 रैबिट्स को ग्रुप में लेके आ गया हूं, और 42 जब मैं ग्रुप में रैबिट्स लेके आ गया हूं तो रैबिट्स के नंबर्स कितने हो जाएंगे कि रैबिट्स हो जाएंगे अब ग्रुप में 42, और पीकॉक जो है वो हो जाएगा 78 में से मैंने 42 जब रैबिट्स लेके आया हूं तो 42 पीकॉक को मैंने ग्रुप से बाहर भी किया था। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोच के कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप देखिए मैंने कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन नहीं बनाई है। अगर आपको इक्वेशन नहीं बनानी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और इस मेथड में अगर हम बात करेंगे सो यहां पर जो है हमारे पास जब टोटल ग्रुप गिवन होता है तो हम इस ग्रुप से जो है यहां पर क्या कर लेते हैं, एक ही पर्सन को या जो भी पीकॉक या रैबिट दिया हुआ है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीट सभी लोग वही है। और फिर जो दूसरी कंडीशन है उस कंडीशन को हम चेक करते हैं कि भैया वो कितना कम रह गया या कितना ज्यादा हो गया। अगर कम रह गया तो हमें प्लस करना है, इंक्रीज करना है, और वो रिप्लेसमेंट से होगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो रिप्लेसमेंट से हम नंबर ऑफ लेग्स जो है वो कम करेंगे। अगर मैंने यहां पर इनिशियली सारे 78 लोगों को रैबिट्स मान लिया होता तो यहां नंबर ऑफ लेग्स जो है 240 से ज्यादा आ जाते। फिर मैं देखता कि मुझे कितने लेग्स कम करने हैं, तो एवरी रिप्लेसमेंट में, हर रिप्लेसमेंट में 2 लेग जो है वो कम होते हैं। अगर मैं एक रैबिट को हटा के एक पीकॉक को लाता, मैं उल्टा समझा रहा हूं कि अगर मैं एक रैबिट को ग्रुप से बाहर करता हूं और एक पीकॉक को अंदर ले जाऊं तो 2 लेग्स कम होंगे ओवरऑल। सो यहां पर जितना भी टोटल कम करना होता है वो अगेन यूनिटरी मेथड लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका दिमाग हिला देगा। अगर आपने थोड़ा भी ठीक से नहीं सोचा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर कहीं पे भी कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, सिंपली कंडीशंस दी हुई है। दिया हुआ है कि R इज अ बिग फैमिली, हमारी एक बड़ी फैमिली है। आई हैव थ्राइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। मतलब जब ये I है, ये I क्या बोलता है, I ये बोलता है कि मेरे जो, यहां पर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि I ने बोला कि मेरे जो ब्रदर्स हैं, आई हैव थ्राइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। सो अगर सिस्टर x नंबर सिस्टर्स होंगी, सो ब्रदर जो होंगे वो 3x ब्रदर्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ सिस्टर्स से ब्रदर्स जो है वो ट्रिपल है। एंड माई सिस्टर भारती हैज 4 टाइम्स एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। अब ये आई क्या बोलता है या बोलती है, वी डोंट नो आई इज मेल और फीमेल। आई ने बोला कि मेरी जो सिस्टर है, देखिए एक लड़की भी बोल सकती है कि मेरी सिस्टर, एक लड़का भी बोल सकता है मेरी सिस्टर, ठीक है। सो आई मेल है या फीमेल वी डोंट नो, बट उसने ये बोला, या उसने ये बोला, ये जो आई पर्सन है उसने ये बोला है कि मेरी जो सिस्टर है भारती, दैट मीन्स यहां पर अब क्लियर है कि फीमेल के बारे में बात हो रही है। कि भारती क्या बोलती है, भारती ये बोलती है कि हैज 4 टाइम्स एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। मतलब यहां पर जितनी भी सिस्टर्स होंगी उससे ये 4 टाइम्स होगा, ये उन्होंने बोला है। अब ये सेम ग्रुप था। अब ये भारती जो है, एक चीज क्लियर है कि वो कहां से आई होगी, वो इस ग्रुप से आई होगी। किस ग्रुप से आई होगी, वो इस ग्रुप से आई होगी, क्योंकि आई की ये सिस्टर है, आई की सिस्टर है तो ये सिस्टर है, मतलब फीमेल है तो इस ग्रुप से आई होगी। मतलब मैं ये बोलता हूं कि अगर ये इस ग्रुप से आई होगी तो ये x-1 बन जाएगा, ये x-1 बन जाएगा। अगर आई जो है वो फीमेल है, अगर आई क्या है, अगर आई फीमेल है, सो जब यहां पर बात कंडीशन की बात हो रही होगी तो भारती अपने ब्रदर और सिस्टर जब काउंट करेगी, अगर आई फीमेल है तो वो उसको आई को इस ग्रुप में इंक्लूड करके काउंट करेगी। अगर आई इस ग्रुप में आ जाता है तो ये वापस से एक्स हो जाएगा,
और अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4x। तो टोटल अगर आप इनका काउंट करेंगे तो ये होता है 3x प्लस x मतलब 4x प्लस 1। इसके हिसाब से अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना होता है 4x प्लस 1। और अगर मैंने बोला कि आई अगर फीमेल है और फीमेल वो इधर आ गई तो अगेन यहां पर x हो जाएगा और x का 4 टाइम्स ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस x 5x हो जाएगा और 5x प्लस 1। सो टोटल नंबर ऑफ जो ब्रदर एंड सिस्टर है उसमें तो डिफरेंस आ गया। तो ये जो हमने एज्यूम किया है कि आई फीमेल है ये गड़बड़ हो जाएगा। दैट मीन्स आई क्या है, आई ब्रदर है, मतलब आई जो है वो मेल पर्सन है। आई अगर मेल पर्सन है तो किस ग्रुप में जाएगा, वो 3x वाले ग्रुप में जाएगा। तो यहां पर जब हम नेक्स्ट जब यहां पर रिलेशन देख रहे हैं तो वो जब भारती अपने बारे में बता रही है सो भारती ये बोलेगी कि मेरे ये जो नंबर ऑफ सिस्टर हैं जो कि x-1 है क्योंकि वो इस ग्रुप से बाहर निकल के आई है। और आई जो है वो हमें यहां से क्लियर हो गया कि आई फीमेल नहीं हो सकती क्योंकि फीमेल होगा तो सेम कंडीशन हो जाएगी x, लेकिन फिर जब x के 3x टाइम्स यहां पर ब्रदर्स थे तो यहां पर 4x कैसे हो जाएगा। तो यहां पर जो कंडीशन है 4x की 4 टाइम्स की वो x-1 पे लगेगी ना कि x पे लगेगी, क्योंकि आई ब्रदर है और ब्रदर किधर चला जाएगा, ब्रदर वाले ग्रुप में चला जाएगा। अब यहां पर रिलेशन अगर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है वो इससे 4 टाइम्स है, सो मैं बोलूंगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x-1। सॉल्व करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, 3x उधर चला जाएगा, x हो जाएगा 4 इधर आके 5 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 5। जैसे x की वैल्यू 5 हुई ध्यान से देखिए यहां पर सिस्टर हो जाएंगी 5, किसके लिए, आई के लिए, और ब्रदर कितने हो जाएंगे 15। पूछा क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू माई पेरेंट्स हैव। दैट मीन्स जब मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो टोटल कितना है 4x प्लस 1, मतलब एक ये है, ये 15 है और ये 5 है। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट फैमिली इज व्हाट 21। अगर आप यहां पर भी काउंट करेंगे ध्यान से देखिए x-1 होता है 4, 3x प्लस 1 यहां पर हो जाएगा आपका 5 3 15 प्लस 1 16, आप देखिए 4 टाइम्स है और ये 1, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 इज 21। अगेन जो टोटल काउंट आ रहा है वो कितना है 21 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज इस आई पर डिपेंड करता है कि आप यहां पर कंडीशन क्या बनाएंगे। ये तो क्लियर थी कि भारती इस फीमेल वाले ग्रुप से ही बाहर आई है तो -1 कर दिया, लेकिन अब जब भाई टोटल चिल्ड्रंस की हम बात कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं सिस्टर और ब्रदर को, तो इस आई को तो या तो इस ग्रुप में या तो इस ग्रुप के अंदर एंटर तो होना ही पड़ेगा ना। अगर वो फीमेल होती आई तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती कि रिलेशन जो है वो यहां पर लॉजिकल नहीं बैठता, यहां पर फॉल्स हो जाता, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता। सो हमने क्या किया, आई को फिर ब्रदर एज्यूम किया और देखा कि ब्रदर एज्यूम करने पर बिल्कुल सही रिलेशन बैठ रहा है और इस क्वेश्चन का हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इसको मैं बोलूंगा कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट डेविएटर है, बिल्कुल आपका जो दिमाग है वो यहां पर लगाने को मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आप लोगों का दिमाग जो हिला देगा। मैं तो चाहता हूं कि आप इसको पॉज करके सॉल्व करिए अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, और अगर सॉल्व कर लिया है तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन करूंगा ही। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, अ पर्सन स्टार्ट्स विथ x रुपीज एंड y पैसा। एक पर्सन है, उसने स्टार्ट किया x रुपीज और y पैसा से। He spent 8 रुपी 40 पैसा एंड वॉज लेफ्ट विथ 2y रुपीज एंड 2x पैसा। मतलब उसने क्या किया, उसने 8 रुपी और 40 पैसा जो है वो खर्च कर दिया है। तो उसने 8 रुपी और 40 पैसा खर्च कर दिया, मतलब यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एंड वॉज लेफ्ट विथ 2y रुपी एंड 2x पैसा उसके पास बचा है। कंडीशन है इफ x इज लेस देन 50 एंड y इज लेस देन 100, मतलब x की वैल्यू 50 से कम है और y की वैल्यू 100 से कम है। ये यहाँ पर क्लियर बोला है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि ये 48 रुपी और 50 पैसा हो सकता है, 48 रुपीज़ 20 पैसा हो सकता है, 48 रुपीज़ 90 पैसा हो सकता है, 39 रुपीज़ 50 पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि x की वैल्यू 50 से कम है और y की वैल्यू जो है वो 100 से कम है। What is the amount that started with? What is the amount that started with? आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या तो भाई कंडीशंस के हिसाब से हम कर लेंगे, बट हम लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाना है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पैसा दिया हुआ है, y पैसा है, तो पैसा आपको पता है कि वो 100 से कम ही होगा, क्योंकि 100 से अगर ज्यादा जैसे हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रुपये में कन्वर्ट होकर कहां चला जाएगा, रुपये में चला जाएगा, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपये बनाता है। 120 पैसा को मैं यहां नहीं लिखूंगा, यहां 20 पैसा लिखूंगा, 1 रुपये कैरी ओवर होकर उधर चला जाएगा। मतलब जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं, और जब y की वैल्यू 100 से छोटी है, अगर ये वैल्यू 100 से छोटी है, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये 90 है और 90 में से अगर मैं 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो ध्यान से देखिए यहां पर कितना आएगा, यहां पर 50 आएगा। और मुझे ये बोला गया कि y की वैल्यू 100 से छोटी है,
तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? y की वैल्यू मैक्सिमम 99 हो सकती है। इस 99 में से अगर मैंने 40 सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से देखिए, अगर मैंने 99 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, सो यहां पर मुझे कितना मिलेगा? ध्यान से देखिए, 99 में से 40 अगर चला गया, सो मुझे यहां पर जो है 59 मिलेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं कि y जो है वो मैक्स जो है 99 हो सकता है, और मैंने क्या बोला, यहां पर जो 2x है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 59 हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं x की बात करूं, x कितना मैक्स हो सकता है? मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 19, 2 9 ज़ा 18, 29.5 मैक्स हो सकता है। और ये क्योंकि रुपये और पैसा अलग अलग लिखा हुआ है तो पॉइंट में तो नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा तो मैं इसको 30 तो नहीं करूंगा, बट मैं क्या बोल सकता हूं कि x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 29 होगी। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम 29 होगी, ध्यान से देखिए, और या 2x की वैल्यू मैक्सिमम 59 होगी, तो ये वैल्यू मैक्सिमम 59 आ सकती है। अगर ये 59 मैक्सिमम आ रही है तो आपको क्या दिख रहा होगा कि मैं y की वैल्यू 90 ले लूंगा। ओके, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या देखा कि x की वैल्यू अगर मैं 29 मैक्सिमम बोलता हूं तो 29 में से 8 माइनस किया तो लगभग 21 आता है। और अगर ये 21 आता है तो ध्यान से देखिए कि ये 2y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 21 मिल रही है। 21 मिल रही है और 21 का डबल कितना होता है? 42 होता है। तो मुझे दिख रहा है कि y का वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रिलेट कर पा रहा हूँ। अब इतनी सारी केसेस मैंने क्यों करे? मैंने ये केस इसलिए करे, ध्यान से देखिए, कि जब मैंने बोला कि x की वैल्यू 59 आ रही है, अगर y 99 होगा तो ये केस पॉसिबल होगा जब मैंने मैक्सिमम बोला है, बट ये मिनिमम भी तो हो सकता है। मिनिमम मतलब ये 40 से कम भी तो हो सकता है, और अगर ये 40 से कम हो सकता है तो 40 से कितना कम हो सकता है भाई? 40 से कम हो सकता है तो ये 20 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, और जब ये कम होगा तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी ओवर लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों केसेस देखेंगे कि y की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और y की वैल्यू छोटी भी हो सकती है। सो अगर मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि y की वैल्यू अगर 40 से बड़ी है तो इक्वेशन क्या बनेगी कि y में से सीधा 40 माइनस करेंगे और 2x के बराबर आ जाएगा, x में से हम सीधा 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 2y के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए कि मैं इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाएगी -2x + y = 40, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x - 2y = 8। मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहां पर हो जाएगा -3y, और यहां पर अगर आप देखेंगे 40 और 10 आपका 50, 56 आता है। यहां वैल्यू माइनस में आ गई, लेकिन रुपये या पैसा माइनस में थोड़ी हो सकता है। दैट मीन्स y की वैल्यू 40 से बड़ी नहीं होगी। मैंने यहां पर एज्यूम किया था कि y की वैल्यू 40 से बड़ी है। दैट मीन्स मुझे अब यहां से ये समझ में आता है कि y की वैल्यू जो है 40 से छोटी होगी, और अगर y की वैल्यू 40 से छोटी होगी तो ध्यान से देखिए कि यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी। जब y 40 से छोटा है तो मैं यहां से कैरी ओवर लूंगा, कैरी ओवर लूंगा तो कितना हो जाएगा? मैंने यहां से 1 रुपए कैरी ओवर लिया और 1 रुपए जो है उधर जाके 100 बन के उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए 100 पैसा के बराबर होता है। जब ये 100 पैसा के बराबर होता है तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा? 100 + y, और इसमें से मैं 40 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 1, इसमें से मैं 8 रुपीज जो है वो सब्ट्रैक्ट करूंगा और ये हो जाएगा 2y के बराबर। प्लीज सॉल्व दिस, x और y की वैल्यू निकालिए, फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या आंसर। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें, आपने यहां पर सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को सॉल्व करके बता भी देता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर वैल्यू क्या आ रही है। मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो चलिए, मैं x और y को उस तरफ लेके चला जाता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर हो जाएगा y - 2x = 100 - 40 60 होता है, इस तरफ जाके हो जाएगा ये -60। यहां पर दिया हुआ है x - 1 -8, तो वो -9 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 2y = आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरा 2x, ये बन जाएगा मेरा 4y, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 18। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, y और -4y जो आपको -3y दे देगा। 60 में से 18 जाना है तो आप लोग को यहाँ से 10 गया और 8 गया तो 42 हो जाएगा, और y की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी आ जाएगी, मैं 3 1 ज़ा 3 और ये 14 माइनस यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस था, माइनस कैंसिल हो गया। y का वैल्यू 14 आया, जैसे ही 14 आया आप ध्यान से देखिए आपके पास जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, वो थी x - 2y = 9। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 9 + 2y, 9 + 14 2 ज़ा 28 होता है, 28 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। सो ध्यान से देखिए मेरे पास x की वैल्यू 37 आ गई है और 37 आ गई है, दैट मीन्स मैं 37 रुपीज़ मेरे पास इनिशियली थे और 14 पैसा था।
सो अगर मेरे पास इनिशियली 37 रुपीज थे और 14 पैसा था, जिसमें से मैंने 8 रुपये और 40 पैसा सब्ट्रैक्ट किया था, 8 रुपये और 40 पैसा सब्ट्रैक्ट किया था, और आप देख सकते हैं कि 14 में से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ से 100 कॉमन लिया होगा, 114 हो गया होगा, 114 में से 40 जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 4, और 11 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 74। आप देख सकते हैं कि 37 जो x की वैल्यू है उसका डबल होता है 74, जो कि यहाँ पर 2x आया है। अब 1 कैरी लिया था, 36 है, 36 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 28, और आप देख सकते हैं y का डबल जो है वो 28, और आपको यहाँ पर आंसर 2y मिला था। सो मेरा आंसर फाइनली, क्योंकि व्हाट इज द अमाउंट दैट ही स्टार्टेड विद, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि वो 37 रुपये एंड 40 पैसा से उसने स्टार्ट किया था। सो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, बस वो 2 कंडीशंस के हिसाब से काम करना है। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी चीजें बताई थी। पहला कि आप डायरेक्टली बोलेंगे कि y की वैल्यू शायद 40 से बड़ी होगी, तो आप सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सीधा सब्ट्रैक्ट करने से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज आप यहां पर क्या करेंगे कि आपको y को 40 से कम एज्यूम करना है, और कम एज्यूम करने पर भी आपका यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज यहां पर मैंने क्या बताई, जो इनिशियली मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी और इस तरीके से, तो यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर x की वैल्यू, यहां पर क्लियरली गिवन था कि x की वैल्यू 50 से कम है, अगर x की वैल्यू 50 से कम है, अगर x की वैल्यू 50 से कम है, तो 50 माइनस 8 यहां पर कितना आएगा 42। मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 से कम है, मैं तो 50 मान के चलता हूं, ठीक है। 50 में से 8 गया, 42 आया, मतलब 2y की मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। सो यहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 21, और y की वैल्यू जब मैक्सिमम 21 हो सकती है मैक्सिमम, सो दैट मीन्स सेकंड वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं y को 40 से बड़ा एज्यूम करूं। दिख रहा है कि y की वैल्यू मैक्सिमम 21 हो सकती है, सो y की वैल्यू जो है 40 से कम ही होगी, मतलब कैरी ओवर तो लेना ही पड़ेगा। सो हम ये देख के भी डायरेक्टली इस केस को पिक किया मैंने और यहां पर लगाया, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू मैं यहां पर लेके आया और यहां से y की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो आप तो दोनों केस लेके फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जनरली अगर हम बात करें सो अचीवर सेक्शन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 3 नंबर में इस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है हमारा लीनियर इक्वेशन का यहां पर क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स ने वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है वो बनाया है, और उसको इसलिए बनाया है ताकि आप लोग कोर्स वाइज, अपना बुक वाइज, चैप्टर वाइज जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में या वहां पर वीडियोस को सीक्वेंस में जो है बहुत ही आसानी से देख पाएं। और यहां पर वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में विद फुल डिटेल्स जो है वो डले हुए हैं। सो आप लोग को करना कुछ नहीं है, आपको magnetbrains.com पर जाना है, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप जैसे यहां पर टॉप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए ओलंपियाड पर किया, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएंगी। आप मैथ्स ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। सारे चैप्टर वाइज वीडियोस यहां पर गिवन है फुल डिटेल के साथ, और आप जैसे किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगा। आप यहां से प्ले कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पर जा सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर नेक्स्ट वीडियो पर भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स ने यहां पर हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर पास ऑन करिए, बिकॉज उन लोगों के फायदे के लिए हम लोगों ने ये चैनल बनाया ताकि वो लोग भी इसमें पढ़ाई कर पाए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो पूरा अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए इतना क्वालिटी कंटेंट जो बेस्ट टीचर द्वारा दिया जाता है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए 100% फ्री यहां पर जो है अवेलेबल कराए हैं वीडियोस, और आप प्लीज सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसके बारे में जरूर बताइए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले पाएं। डेली वीडियो शेड्यूल के बारे में बात करें तो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप देख सकते हैं 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM मैथ्स, 4 PM पर साइंस और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। और जब अपलोड किए जाते हैं आप तभी उस वीडियोस को देखिए। और मैं चाहता हूं कि भाई हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज वहां पर कमेंट और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 100% फ्री कोर्स अवेलेबल है। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि आप 2 वीडियोस देखिए और उसके बाद आप लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत हो। यहां पर क्योंकि 100% फ्री कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा मटेरियल यहां पर फ्री है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और बस हम क्या चाहते हैं आपसे, हम बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसे कमेंट करेंगे तभी मैं उसके हिसाब से और वीडियोस में चेंजेस लाऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।